यशोधरा के बाद ही महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। इसके अलावा जो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने टेस्ट पेपर 10 सीरीज 10 का एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है महर्षि, कमल, सूर्य या ब्रह्मा। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा कमल, बिल्कुल सही है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है हमारा, उसमें है तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस वाक्य में विराम चिन्ह किस प्रकार लगेंगे? तो प्रश्न ये था, तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए, तन मन और यहाँ और आ जाएगा और उसके बाद ये, तो हम कहेंगे ये और फिर पूर्ण विराम। ये ऑप्शन कौन सा है? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, वे रहीम नरधन्य है पर उपकारी अंग, बांटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार है, क्योंकि उदाहरण अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि जब एक वाक्य कहा जाए और उसको समझाने के लिए उदाहरण के तौर पे दूसरा वाक्य केवल उसके उदाहरण स्वरूप कहा जाए तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। तो इसमें क्या है, वे रहीम नर धन्य हैं, यानी रहीमदास कह रहे हैं वे लोग स्वयं धन्य हो जाते हैं, यानी उनके साथ स्वयं अच्छा हो जाता है जो परोपकार करते हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पे कहा है कि जैसे मेहंदी बांटने वाले के हाथों में सबसे पहले रंग चढ़ जाता है, यानी परोपकार करने वाले व्यक्तियों के साथ स्वतः ही या स्वयं ही उनके साथ अच्छा हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। और फ्रेंड्स, ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया प्रश्न है और मैथिली शरण गुप्त एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजा है और जो इनके प्रसिद्ध और जो पुस्तकें हैं वो पूछी गई हैं कौन सी? यशोधरा। दरअसल यशोधरा के बाद ही महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। इसके अलावा जो इनकी और प्रमुख जो किताबें हैं जो पूछी गई हैं वो है जयद्रथ वध या फिर मेघनाथ वध, ये कुछ, और रंग में भंग। ये सारी जो इनकी जो पुस्तकें हैं वो सब पहले पूछी गई हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसके लिए एक शब्द है, सी ऑप्शन है असाध्य, बिल्कुल सही है। इसके बाद छठा प्रश्न हमारे पास, वह मनुष्य नहीं देवता है। इस वाक्य में वह क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इन दोनों में पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। हम देखो कहते हैं एक पुरुषवाचक सर्वनाम है और एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम हम नामों के बदले, यानी चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनके नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में हम कहते हैं कि निकट अथवा दूर के व्यक्ति और वस्तुओं के नाम के बदले जो प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें पुरुषवाचक सर्वनाम में हम 3 पुरुषों को या 3 पर्सन को शामिल करते हैं। सबसे पहले उत्तम, फिर मध्यम और फिर अन्य। अब उत्तम में क्या है? आप स्वयं हैं, यानी मैं खुद हूँ। मैं अपने नाम के बदले जो शब्द प्रयोग कर सकता हूँ वो सब उत्तम पुरुष में आते हैं। जैसे हमने कहा मैं या हम और इनसे संबंधित सारे शब्द। आप अपने नाम के बदले क्या प्रयोग करते हैं? मैं या हम, मेरा, मुझे, मुझको, हमारा, हमसे, हमने। तो ये सब उत्तम पुरुष। मध्यम में आप जिससे डायरेक्टली बात करें तो उसके नाम के बदले आप क्या प्रयोग करेंगे? आप, तुम, तू, इससे संबंधित जितने शब्द। जबकि अन्य पुरुष जो है, अगर हम 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और किसी तीसरे के बारे में बात करें तो तीसरे का उसके नाम के बदले जो हम शब्द प्रयोग करेंगे तो वो हो जाएगा इन्हें, उन्हें, इसे, उसे, या फिर यह वह भी हो सकता है। लेकिन अब हमारा प्रश्न है वह मनुष्य नहीं देवता है, तो हम
किसी के बारे में कल्पना कह के या निश्चित और अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु के बारे में कह रहे हैं, वस्तु को नहीं कहेंगे, व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम वह। और यहाँ पर भी वह आ सकता है, लेकिन जब हम थर्ड पर्सन, हम दो लोग बात करके किसी तीसरे के बारे में बात करें तो वो वह शब्द होगा। तीसरे के बारे में बात नहीं होगी सर, वहाँ इसमें तीसरे के बारे में बात नहीं हो रही, इसमें केवल किसी निश्चित व्यक्ति और हम कहेंगे किसी निकट अथवा दूर के व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, सिंपल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं या हम केवल कल्पना कह सकते हैं कि भाई वह मनुष्य नहीं देवता है, हम स्वयं से बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, और एक चीज़ और, जैसे हम कहते हैं ना जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, दरअसल इसकी जो डेफिनेशन है इसमें आता है निकट अथवा दूर की वस्तुओं के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है निकट अथवा दूर की वस्तुओं के बारे में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर क्योंकि ये जो उदाहरण है ये अन्य पुरुष में नहीं जम रहा है, अन्य पुरुष का नहीं है, तो इसीलिए इसको निश्चयवाचक में रखेंगे हम। ठीक है, अन्य पुरुष में इसलिए नहीं क्योंकि हम किसी तीसरे के बारे में, हम दो लोग बैठकर किसी तीसरे के बारे में वार्तालाप या बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। इसके बाद है ध्यानपूर्वक शब्द, किस प्रकार इनमें से कौन सा है? ध्यानपूर्वक शब्द है क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन है क्रिया विशेषण। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पढ़ना क्रिया है और इसके आगे हमने लगा दिया ध्यानपूर्वक पढ़ना, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वही क्रिया विशेषण होते हैं। तो ध्यानपूर्वक पढ़ना अर्थात ध्यानपूर्वक एक क्रिया विशेषण शब्द है। अगला, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से, कौन सा है? ऑप्शन बी है दृग। क्यों दृग? क्योंकि आँख का पर्यायवाची है। इसके अलावा सारे शब्द आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नवा प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें ऑप्शन बी तृष्णा हो जाएगा। ठीक है, तृष्णा, तृष्णा। ठीक है, और हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के लिए एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर लेते हैं कि शब्दों के प्रारंभ या अंत में, वैसे तो प्रारंभ में लगाइए, शब्दों के प्रारंभ में बस आप कोई एडजेक्टिव अर्थात विशेषण ऐड कर दें तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें ये पेन, अच्छा पेन या अच्छी पेन, तो अच्छा पेन होगा, इसीलिए ये क्या होगा? पुल्लिंग। अगर ये अच्छी पेन होता या अच्छी कलम, तब अगर हम कलम कहते तो अच्छी होता, तो कलम क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हो जाए। नेक्स्ट है, तुरंत सोचकर निर्णय करने वाला, इसके लिए एक शब्द है तो वो है ऑप्शन डी प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति अर्थात तुरंत सोचकर निर्णय करने वाला, प्रत्युत्पन्नमति। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द है? तो इनमें से कौन सा शब्द होगा रूढ़? ऑप्शन सी कमल, बिल्कुल सही है। देखिए, क्योंकि प्रश्न इसमें ऑप्शन कंफ्यूजिंग थे, हमने कहा था एक में पंकज है, एक में जलज है, और एक है कमल, और एक है नीलेश। तो अगर हम बात करें पंकज, जलज, कमल, नीलेश, इनमें से रूढ़ शब्द कौन से होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता? तो इसका खंडन होता है पंक प्लस ज, अर्थात पंक में जन्मा। जलज, जल प्लस ज, जल में जन्मा। कमल, कमल को तोड़ नहीं सकते। नील धन ईश, नीलेश होगा, और कमल का कोई खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात कमल एक रूढ़। नीलेश शायद चंद्रमा का पर्यायवाची हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लस री किस संधि का नियम है? यानी किस संधि के तहत अ और री का योग किया जाता है? तो कौन सी संधि है वो? गुण संधि, बिल्कुल सही है, गुण संधि। इसका एग्जाम्पल भी हमारे पास सप्तर्षि कह देंगे हम इसको, सप्तर्षि। तो क्या हो जाएगा? सप्त धन ऋषि। तो इसमें यहाँ से अ और यहाँ से री, और ये अर बन गया है। तो अ प्लस री गुण संधि, अर्थात इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है बी,
अगला प्रश्न है गंगा जल में कौन सा समास है? तो ये ऑप्शन डी तत्पुरुष समास, गंगा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विनम्र। अभी समझाता हूं मैं कैसे। इसके ऑप्शन बोलिए जरा, ऑप्शन बोलिए। मित्रता, विनम्र, सरलता, सरलता और मिठास। ठीक है, अब देखो मित्रता का भाव होता है, सरलता का भी भाव होता है, मिठास का भी भाव होता है। विनम्र एक व्यक्ति होता है। विनम्र गुणवाचक विशेषण है, ना कि भाववाचक संज्ञा। अगर हम सिंपल ये कहते सरल, या अगर हम इसके आगे ता जोड़ देते तो भी ये भाव हो जाता। विनम्रता का भाव होता है, जबकि विनम्र एक व्यक्ति होता है। विनम्र जो है गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह से अगर हम सरलता में से ता हटा देते, सरल, राम एक सरल व्यक्ति है, अर्थात ये गुण हो जाता। लेकिन यहां पर एक सरलता का भाव होता है। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा केवल विनम्र नहीं है, मीठा होता है गुण, मिठास का भाव होता है। बोलचाल में क्या मिठास रखें तो कहीं दिखता है वो, तो ये जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग डाले थे, इतने ज़्यादा नहीं थे बस, क्योंकि देखो भाववाचक संज्ञा और विशेषण बहुत हम कहेंगे क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, तो इसलिए कुछ ऑप्शन मैंने क्लोज वाले डाले। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो यह है ऑप्शन सी समाचार सुधावर्षण। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये भी सारे ऑप्शन क्लोज थे और मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो अगर हम बात करें भारत के पहले समाचार पत्र, तो वो था बंगाल गजट। ये 1780 में कलकत्ता से जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने, लेकिन ये था अंग्रेज़ी में, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में था, और ये साप्ताहिक पत्र था, याद रखें। इसके बाद जो दूसरा था उदंत मार्तंड, ये भी याद रखें, ये था तो हिंदी में, और ये 1826 में शुरू हुआ था, और ये साप्ताहिक पत्र था, और इसके जो संपादक थे वो क्या थे? पंडित जुगल किशोर। तो यदि भारत का पहला हिंदी भाषीय पत्र आएगा, याद रखें उसमें साप्ताहिक दैनिक अगर कुछ भी नहीं है, हिंदी भाषा का प्रथम पत्र भारत का, तो वो हो जाएगा उदंत मार्तंड। यदि भारत का पहला पत्र, तो वो हो जाएगा बंगाल गजट, इसके पंडित जुगल किशोर, इसके जेम्स हिक्की। और अब हम बात करेंगे हमारे ऑप्शन की, जो है क्या? समाचार सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण, याद रखें ये जो समाचार सुधावर्षण है, आई थिंक 1854 में श्याम सुंदर सेन, यही है, हाँ 1854 में श्याम सुंदर सेन के द्वारा ये संपादित किया गया था, और ये जो है प्रथम दैनिक पत्र था हिंदी भाषा का। अगला प्रश्न है किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में यदि देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है? हाँ, इसमें ऑप्शन बहुत ही अलग अलग थे, तो इसमें आपको सी ऑप्शन है अनुस्मारक, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है पश्च स्वर पहचानिए, इनमें से कौन सा स्वर पश्च स्वर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले मैं बताऊं, ऑप्शन बी आ है। ठीक है, ऑप्शन बी आ। अब मैं आपको पश्च, मध्य और अग्र स्वरों के बारे में बताऊंगा। स्वरों को हमारे जो जीवा या हम कहेंगे उच्चारण है, या उच्चारण के स्थान हैं, उनके आधार पर बांटा गया है। तो कहा गया है एक तो होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य, और एक होता है पश्च। तो अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? ई ए आए। ठीक है, मध्य स्वर में आता है केवल औ, पश्च स्वर में बड़ा आ, उ ओ औ। और याद रखें ये दो चीज़ें अंग और अह भी पश्च स्वर में हैं। मैंने ये जानबूझकर नहीं डाले थे, थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाता, लेकिन ये अंग और अह भी पश्च स्वर में होते हैं, इनको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो कहीं नोट कर लीजिए आप इसे, अंग और अह ज़रूर होते हैं, क्योंकि ये सब तो हमें पता ही होता है।
अंग और आह भी पश्च स्वर के होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द मूल अवस्था में है। अब मूल अवस्था होती है विशेषण की, विशेषण की मूल अवस्था उत्तरावस्था या उत्तमावस्था होती है। तो कौन सा शब्द है इनमें से? ऑप्शन एक मिनट, हाँ ऑप्शन ए कठोर। कठोर शब्द मूल अवस्था में है। ठीक है, तो मैं आपको विशेषण की 3 अवस्था बता देते हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में क्या होता है कि हम तुलना ना करते हुए केवल गुण बता देते हैं, तुलना ना करते हुए विशेषण बताते हैं। तो जैसे हमने कहा राम एक कठोर व्यक्ति है, तो कठोर मूल अवस्था में। फिर हमने कहा राम श्याम से कठोर है, तो ये उत्तर अवस्था, जहाँ 2 लोगों की तुलना करके एक को अधिक और न्यून बताते हैं, ये उत्तर अवस्था। और उत्तम अवस्था जहाँ हम एक की तुलना बहुत सारे यानी अनेक से करते हैं और उसमें एक को अधिक या न्यून बता देते हैं। जैसे हमने कहा राम कक्षा में सबसे बुद्धिमान है, तो यहाँ हमने कहा राम बुद्धिमान है मूल अवस्था, राम श्याम से बुद्धिमान है उत्तर अवस्था, राम कक्षा में सबसे बुद्धिमान है उत्तमावस्था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है बघेली बोली का संबंध हिंदी की किस उपभाषा से है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा ए पूर्वी हिंदी। ठीक है, और मैं आपको इसका थोड़ा सा पार्ट बता देता हूँ हिंदी भाषा से संबंधित। तो भाई देखो, हिंदी भाषा जो है वो 5 उपभाषाओं में और 18 बोलियों में विभक्त है। 5 उपभाषाएं ध्यान रखने योग्य है हमारी। ठीक है, और उपभाषाओं के अंदर आती है बोलियां। तो 5 उपभाषाएं, सबसे पहले हम कहेंगे पश्चिमी हिंदी जो हम प्रयोग करते हैं, पश्चिमी हिंदी। फिर उसके बाद पूर्वी हिंदी ले लीजिए, उसके बाद ले लीजिए आप राजस्थानी, एक हो जाएगी हमारी पहाड़ी, और आखिरी हो जाएगी बिहारी। बिल्कुल सही है, बिहारी। तो इनके अंतर्गत आती हैं ये 18 बोलियां। आपको इन 18 बोलियों को भी पढ़ना ज़रूरी है कि भाई कौन सी बोली। जैसे हम कहें मेवाती, इनमें से कहाँ आएगी मेवाती? राजस्थान में, सिंपल है, मेवाड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में बदला है आपका सी लड़कपन, क्योंकि लड़का शब्द जातिवाचक है और लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन है लड़कपन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके उत्तराखंड का सेशन शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 21 अर्थात वर्ष 2021 का मिस उत्तराखंड खिताब किसने जीता। वर्ष 2021 में मिस उत्तराखंड बनी है शालिनी डोभाल। ऑप्शन सी सही है, शालिनी डोभाल। 2020 की जो है आप बता रहे हैं मोनाल राज। ठीक है, 2020 की हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शालिनी डोभाल। और उनके साथ आई थिंक जो मिस्टर उत्तराखंड बने वो हैं सुबोध। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में महिला बाल विकास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में नियुक्त किया गया है वंदना कटारिया। ऑप्शन सी है इसमें भी, वंदना कटारिया, जो कि हमारी हॉकी टीम में, भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं, हरिद्वार से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला तीलू रौतेली पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई। 2006। ऑप्शन क्या है? ए। ऑप्शन ए 2006 तीलू रौतेली पुरस्कार। और देखिए जो पिछला प्रश्न था हमारा वो इसी से संबंधित है, क्योंकि वर्ष 2021 का जो तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया है वो वंदना कटारिया के साथ 21 अन्य क्षेत्र में जो महिलाओं ने योगदान दिया है 21 अन्य महिलाओं को दिया गया है। तो वंदना कटारिया 2021 में तीलू रौतेली पुरस्कार पाने वाली एक महिला है। अगला प्रश्न है हाल ही में सीएम, प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना वॉरियर्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन ए ललित शौर्य। प्रश्न है 25वां, राज्य में किस राजनीतिक पार्टी ने सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन डी है आम आदमी पार्टी। ऑप्शन डी है आम आदमी पार्टी। अगला प्रश्न है
26वां, राज्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका ऑप्शन ए डाडा मंडी पौड़ी से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, कीर्ति शाह की संरक्षिका महारानी गुलेरिया का मूल नाम क्या था? हाँ, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी कुंदन देई। ठीक है, ये जो महारानी गुलेरिया थी ये राजा प्रताप शाह की पत्नी और कीर्ति शाह की माता, अर्थात उन्होंने उनकी संरक्षिका के रूप में शासन किया। महारानी गुलेरिया से संबंधित कुछ और तथ्य, नाक कटी रानी तो महारानी कर्णावती, विश्वनाथ मंदिर तो खनेती देवी द्वारा, यमुनोत्री धाम का जीर्णोद्धार करवाया था, यमुनोत्री धाम उत्तर काशी का जीर्णोद्धार कराया था। आप कह रहे हैं विश्वनाथ मंदिर वो खनेती देवी द्वारा, जो कि सुदर्शन शाह की पत्नी थी, उनके द्वारा कराया गया था, और नागकटी रानी महारानी कर्णावती हैं, जो कि अलग है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उप्पूगढ़ का संबंध वर्तमान किस जनपद से है या किस जनपद से? टिहरी से है। वर्तमान टिहरी में है उप्पूगढ़, उसके अवशेष। जैसे अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, जो सबसे प्रमुख गढ़ था चांदपुर गढ़, वर्तमान किस राज्य से होगा संबंधित? चमोली से। इसी तरह से उप्पूगढ़ ये उन 52 गढ़ों में से एक था और एकमात्र गढ़ था जिसको कि अजयपाल विजित नहीं कर पाया था। ठीक है, और इसके जो शासक थे वो थे कफ्फू चौहान। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान राज्य के प्रथम सत्याग्रही थे? तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जगमोहन सिंह नेगी। और व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने केंद्र में 1940 में चलाया था। इनके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। अगर हम राज्य की बात करें तो जगमोहन सिंह नेगी। अगर केंद्र में ये प्रश्न आता है पहली महिला सत्याग्रही, सुचेता कृपलानी। पहली महिला सत्याग्रही केंद्र में सुचेता कृपलानी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, गोरखा काल में शिल्पकारों तथा कर्मकारों पर लगाया जाने वाला कर था? ऑप्शन ए मेझारी कर। मेझारी कर कर्मकारों, बुनकरों और शिल्पकारों पर लगाया जाता था। इसके अलावा सुबांगी जो है, कुशही जो है, कुशही ब्राह्मणों पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट आर एस टोलिया की प्रमुख पुस्तक है। तो ऑप्शन ए आर एस टोलिया। अगला प्रश्न है, जयदेव सिंह बिष्ट का संबंध है? ऑप्शन ए मुक्केबाजी। ठीक है, अगला प्रश्न, सुरेश भाई का संबंध राज्य के किस आंदोलन से है? तो वह है ऑप्शन बी रक्षा सूत्र। 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से शुरू हुआ और 1994 ईयर आता है इसका। नेक्स्ट है, विशंभर दत्त चंदोला द्वारा अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह है इसका ऑप्शन ए 1952। बी है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी है 1952। चलिए सही है। अगला है, 2011 के अनुसार सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जनपद है राज्य का, कौन सा है? ऑप्शन ए चंपावत सही जवाब है। ठीक है, इनको समझना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है। अब अगर आप कुछ गलत उत्तर दे रहे हैं, देखिए समझे, 2011 के अनुसार जो जनगणना है उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक ग्रामीण है। अधिक ग्रामीण, याद रखिए जनसंख्या में है, ना कि प्रतिशतता में। ये जनसंख्या है, तो सबसे अधिक ग्रामीण है हरिद्वार, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है, प्रतिशतता में नहीं आएंगे हम, चंपावत। और सबसे अधिक नगरीय की यदि हम बात करें देहरादून, और सबसे कम नगरीय की बात करें तो बागेश्वर। और ये प्रतिशतता में भी वाइस वर्सा हो जाएंगे, देहरादून और बागेश्वर प्रतिशतता में भी कम और ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या चंपावत और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या हरिद्वार। तो देहरादून और बागेश्वर में कंफ्यूज ना हो, वो प्रतिशतता की दृष्टि से है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी का नाम
लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर किस वर्ष रखा गया? 1972, बिल्कुल सही जवाब है। 1972 में जो हमारी भारतीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी है, जो कि फिलहाल लबसना के नाम से जानी जाती है, यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, तो ये 1972 में इसका नाम रखा गया लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी। उससे पहले वो भारतीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी थी, जो कि 1959 में मसूरी में स्थापित की गई थी, मसूरी, देहरादून। अगला प्रश्न है, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भूदेव। ललित शूरदेव का पुत्र था भूदेव, इसने बैजनाथ मंदिर किस राज्य से संबंधित है? हमारे बैजनाथ, बागेश्वर। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के काल में शंकराचार्य जी का उत्तराखंड में आगमन हुआ? कार्तिकेयपुर के समय हुआ था, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, कार्तिकेयपुर। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 820 ईस्वी में। कार्तिकेयपुर राजवंश के समय इनका आगमन हुआ और इनकी मृत्यु भी उसी समय हुई। अगला प्रश्न है, एक हथिया देवाल का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा करवाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, बाज बहादुर चंद। इसी के शासनकाल में एक हथिया देवाल की स्थापना हुई थी, जो कि अगर हम कहें शिल्प कला की दृष्टि से एक अनूठा नमूना है राज्य का। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम पंत किस चंद शासक का सेनापति था? रुद्रचंद, ऑप्शन ए रुद्रचंद। और ये पुरुषोत्तम पंत भी जैसे गढ़वाल में हम कहेंगे माधो सिंह भंडारी या और रेखोला लोधी, बनवारी दास, जो महीपति शाह के एक वीर सेनापति थे, तो उसी तरह से रुद्रचंद का एक वीर सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, या जिसको पुरखू पंत भी कहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर हेनरी रैमजे का कार्यकाल कितने वर्ष था? तो ऑप्शन बी 28। ठीक है, आपको करना क्या था कि भाई 1856 से शुरू हुआ कि 54 से, 56 से, और 1884 तक गया, तो 1884 में से 56 माइनस कर देंगे तो किंग ऑफ कुमाऊं हेनरी रैमजे का कार्यकाल हो गया 28 वर्ष। अगला प्रश्न है, चंद वंश में कुल कितने शासक हुए? अर्थात राजा सोमचंद से लेकर राजा महेंद्र चंद तक कुल 62 राजा हुए, 62, ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन डी, औषधि विज्ञान से। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो वो है ऑप्शन बी, 13वें स्थान पर है, 13th। हाँ, 2011 की जनगणना, मतलब हम बेसिक उसे कैलकुलेट करेंगे। कश्मीर से राज्य की श्रेणी हट गई, ठीक है, तब कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो हम 2011 को कैलकुलेट करके चलेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस जनजाति के आवास को मैत भी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी है भोटिया। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता रोनाल्ड रॉस का संबंध राज्य के किस जनपद से? ऑप्शन ए अल्मोड़ा सही जवाब है। रोनाल्ड रॉस का जन्म हुआ था अल्मोड़ा में, और उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्होंने 1902 में उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और उन्होंने किस पर विश्लेषण किया था? मादा एनाफिलीज जो मच्छर है उस पर उन्होंने स्टडी किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी है जिया रानी मेला और अल्मोड़ा, यानी जिया रानी मेला अल्मोड़ा में नहीं लगता। ये कहाँ लगता है? हाँ, ये नहीं लगेगा, रानी बाग नैनीताल में लगेगा, ये रानी बाग नैनीताल में। तो ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, पहाड़ नामक वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किस जनपद से होता है? वर्तमान में भी पहाड़ नामक हाँ, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, नैनीताल। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त किस वर्ष हुआ? तो इसका ऑप्शन है सी, 1823। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल, AK डोभाल, बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, उनका संबंध किस जनपद से? हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल से। राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत हुई है, तो 26 जनवरी 2015
को राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत हो गई? ठीक है सर। अगला प्रश्न है 52 प्रश्न है, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है और इस प्रस्ताव को उत्तराखंड की विधानसभा में किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 2018। 2018 सितंबर 2018। तो गाय को राष्ट्रमाता दर्जा देने के लिए सबसे पहले 2018 में हमारे यहाँ एक विधेयक पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्य के किस मेले को मासी मेला कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सोमनाथ मेला। सोमनाथ मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में, बिल्कुल सही है। जबकि माघ मेला है उत्तरकाशी, नुनाई, देहरादून, और श्रावणी और सोमनाथ जो हैं वो अल्मोड़ा के मेले हैं। तो इसमें से ऑप्शन बी सोमनाथ मेला सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 निम्न में से उत्तराखंड मूल का कौन सा व्यक्ति यूपी का सीएम नहीं बना है? तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन बी देवी दत्त पंत नहीं बने हैं उत्तर प्रदेश के सीएम, क्योंकि एनडी तिवारी और हेमवती नंदन बहुगुणा दोनों ही सीएम रह चुके हैं यूपी के। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 में शुरू हुई उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन नंबर का डायल नंबर है? जी ऑप्शन सी है 1905, बिल्कुल सही। 56वां प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ था? ऑप्शन बी 1976 में, ठीक है, 1976 उत्तराखंड युवा परिषद। अगला प्रश्न है, राज्य में अटल आयुष्मान योजना की शुरुआत? ऑप्शन सी 2018, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 59, वर्ष 2018 में राज्य में शुरू हुई सौभाग्य योजना का संबंध है? ऑप्शन ए विद्युत से, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए विद्युत से। अगला प्रश्न है 60, देहरादून से दिल्ली के लिए जैव ईंधन से उड़ने वाला देश का पहला जेट विमान किस कंपनी का था? तो ये था ऑप्शन बी स्पाइस जेट कंपनी का था। और याद रहे इसमें जो जैव फ्यूल डाला गया था उसका क्या नाम है? जेट्रोफा। जेट्रोफा, इससे संबंधित भी एक प्रश्न आया है। तो जो बायोफ्यूल है उसको जेट्रोफा कहते हैं। अगला प्रश्न है 61 क्वेश्चन है, एक हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? तो यह है हीरे का 1 कैरेट है ऑप्शन सी 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम हीरे का 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते का नारा देने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। सत्यमेव जयते, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी पल्लव। कांचीपुरम वर्तमान तमिलनाडु से है, कांचीपुरम का संबंध, तो ये पल्लव वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, किस खाड़ी देश ने वर्ष 2021 में मंगल ग्रह से संबंधित मिशन होप की शुरुआत की है? हाँ, ऑप्शन डी UAE। अगला प्रश्न है 65, सिमलीपाल नेशनल पार्क स्थित है? ऑप्शन सी उड़ीसा। सिमलीपाल उड़ीसा। अगला प्रश्न है 66वां, सबसे तेज मेमोरी है? ऑप्शन बी कैश मेमोरी। जी 67 क्वेश्चन है, कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं है? तो संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू या अवधी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा अवधी। अगला प्रश्न है 68, जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था? तो इसका ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक सही जवाब है। सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया। अगला प्रश्न है, ICS परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे? तो ये थे बी सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1863 में इन्होंने ये परीक्षा पास की थी और ये जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। अगला प्रश्न
किस राज्य और परमाणुवीय बिजली घर यानी एटॉमिक पावर प्लांट का मेल गलत है? तो किसका गलत है? हाँ, ऑप्शन ए है केगा यूपी। ठीक है, तो कलपक्कम कर्नाटक में है, काकरपारा गुजरात में है, कुंडनकुलम तमिलनाडु में है, और कैगा कहाँ है? कैगा कर्नाटक में है। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य राजा को अमित्रोचेडस की उपाधि दी? तो अमित्रोचेडस कहा था उन्होंने? ऑप्शन ए बिंदुसार। बिल्कुल सही है। 72वां प्रश्न है आपके पास, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन बी 1969। अगला प्रश्न है 73वां, 1959 एडी को शक संवत में किस प्रकार लिखना होगा? तो ये बनेगा ऑप्शन ए 1881। आपको करना क्या है शक संवत के लिए? 1959 है ना, तो शक संवत में 78 माइनस कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 1881। 1881 सही जवाब है। इसको एक्सप्लेन करके तो नहीं बताना, नहीं है? ठीक है। अगला प्रश्न है, तवा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तवा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? हाँ, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा। नर्मदा की सबसे लंबी और सबसे बड़ी प्रमुख सहायक नदी है तवा नदी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी जनजाति है? ऑप्शन बी भील हो जाएगा इसमें। गोंड जनजाति भारत की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। तो अगला प्रश्न है 75, जनसंख्या की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा 2011 के आंकड़ों के अनुसार ऑप्शन बी भील जनजाति। तो इसमें बी लिखेंगे, ऑप्शन भील जनजाति। 2011 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह भील जनजाति का है। अगला प्रश्न है, इसरो के प्रथम चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई। तो इसरो के प्रथम चेयरमैन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में बना था, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 243 के में है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 78, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु है? तो ये ऑप्शन सी 40 वर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, 40 वर्ष है अटल आयुष्मान पेंशन योजना में सम्मिलित होने की आयु है। तो अगला प्रश्न है 79, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए बी है इसमें 1965। ठीक। अगला प्रश्न है 80वां, भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई? तो यह है ऑप्शन सी कृष्णकांत। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, इनकोस्पार समिति का संबंध है? इनकोस्पार का इनका संबंध है ऑप्शन बी इसरो से, इसरो बेंगलुरु से। दरअसल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, या हम कहेंगे भारत में जितने भी स्पेस प्रोग्राम थे उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनसे संबंधित किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करने के लिए इनकोस्पार समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, और इसी समिति ने आगे चलकर इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। अगला प्रश्न है, यदि ग्रीनविच रेखा पर 3 बजे हैं, सुबह के 3 AM हैं, तो 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अर्थात ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर क्या समय होगा? ऑप्शन ए है 4:30, 4:30 AM। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 4:30 AM। अगला प्रश्न है 83 है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन बी 1674 रायगढ़ के किले में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। ऑप्शन बी सही होगा इसमें, 1674। पूर्वी देशांतर, तो प्लस करेंगे ना उसमें, पूर्वी देशांतर में। देखो 4 मिनट के हिसाब से प्लस कर लो आप।
ये हो गया 22:30 हो गया 4 मिनट के हिसाब से कितना हो जाएगा 5 चौक 20 इसका हो गया पॉइंट और ये हो गया 4 दूनी 8 2 10 की 0 आ जाएगा ना ठीक है 4 दूनी 8 1 9 90 मिनट प्लस कर देंगे ना। एक मिनट अभी हम क्या मान लें कि यहाँ 10 बजे हैं मान लो, जापान में क्या समय हो रहा होगा फिलहाल एग्जैक्ट इसी समय, पहले समय थोड़ी हो रहा होगा। एक मिनट, हमसे पहले समय कैसे हो रहा होगा, वो उनके यहाँ बज गए होंगे 1-2 बज गए होंगे, 1 बज गया होगा। हाँ मतलब ये समझो ना, पूर्व की तरफ जाओगे तो जुड़ेगा, हाँ पश्चिम तरफ जाओगे तो घटेगा, तो ये कॉन्सेप्ट ठीक है। तो वो तो 12-1 बज रहा होगा वहाँ। जैसे अगर हम अभी कहें अभी ग्रीनविच पे क्या समय हो रहा होगा तो 5.5 घंटे पहले ले लो, यानी लगभग 4:30 बज रहे होंगे वहाँ, है ना। बस ये बात है। तो हम प्लस कर रहे हैं ना, इधर जैसे जैसे पूर्व में आएंगे प्लस करेंगे, ठीक। ये बहुत लंबा चला जाएगा अदरवाइज़, है ना, नहीं तो मैं इसको आपको पूरा बता देता, बहुत लंबा चलेगा। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति का उपनाम रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ था? तो यह है ऑप्शन ए मीर जाफ़र, बिल्कुल सही है, ए मीर जाफ़र। अगला प्रश्न है 85वां क्वेश्चन है, प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? हाँ, ऑप्शन सी चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, लॉर्ड रिपन ने भी समाचार पत्रों से रोक हटाई थी, यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटाया था, जो कि लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया था 1878 में, और 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको हटा दिया था। लेकिन फिर भी प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में सर चार्ल्स मेटकॉफ को माना जाता है। अगला प्रश्न है 86वां, इंडियन आर्म्स एक्ट यानी भारतीय शस्त्र अधिनियम सर्वप्रथम कब लागू हुआ? या हम कहेंगे हाँ 1878, 1878, ऑप्शन डी है इसमें 1878, ठीक है। उसके बाद इन्हीं जो अधिनियम है इन्हीं में सुधार होता गया, जैसे हम कहते हैं ना, ये जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसके बाद इसी में सुधार होता गया, अभी 2019 वाला भी आया था। इसी तरह से आर्म्स एक्ट भी 1878 का था, बाद में इसमें मेजर चेंजेस आते रहे, ठीक है। अगला प्रश्न है 87, महाकवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी चंद्रगुप्त द्वितीय, अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है 88वां, टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 19 पदक जीते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है 89वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सदैव उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी हो? छोटी छवि बनाएगा, तो ये होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण जो है आपके जो गाड़ियों के बाइकों के मिरर्स होते हैं, साइड मिरर्स होते हैं, वो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, और उसमें लिखा भी ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन अपीयर, ऐसा कुछ लिखा होता है, तो वो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना का संबंध है? हाँ, तो यह है ऑप्शन ए प्रॉपर्टी से है, ठीक है। 91वें क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसका उत्तर होगा A68। अगला है 92वें क्वेश्चन, इसका ऑप्शन होगा हाँ C300, बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो 93 वाला प्रश्न है, रिक्त स्थान में कौन सी संज्ञा आएगी? तो उसका उत्तर होगा D 18, ठीक है। फिर उसके बाद जो 94 प्रश्न है जो कि एज से रिलेटेड है, उसका उत्तर होगा C 30 और 25। 95वां प्रश्न है, उसका ऑप्शन उत्तर होगा ऑप्शन डी 55। अगला प्रश्न है 96, इसका उत्तर होगा सी 1/60, हाँ 1/6, हाँ ठीक है, ठीक है, सी हो जाएगा इसका 1/600। अगला प्रश्न है 97, तो इसका ऑप्शन होगा सी 16, ठीक है। अगला प्रश्न है एक छात्रा द्वारा 15 मिनट में, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगी वो। 99वां प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा डी 640। और 100वां प्रश्न है
एक व्यक्ति को, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कितने दिन? 5 दिन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टेस्ट सीरीज़ नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई भी आपत्ति होती है या डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप इस टेस्ट सीरीज़ को PDF के तौर पर पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है।